जय हिंद साथियों, भीम बेसिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में 1 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और सीजीपीएससी प्री का जो टेस्ट सीरीज है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर के विजिट करिए। और बहुत ही विशेषज्ञों के द्वारा जो है बहुत ही सोच समझ करके तैयार किया गया है। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह के पीएससी के प्रश्न आए हुए हैं वो काफी आपके लिए चैलेंजिंग रहे, तो उस चैलेंज को आप जो है बेहतर तरीके से आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप परफॉर्म कर पाए, उस चीज को ध्यान में रख करके ये टेस्ट सीरीज जो है वो तैयार जो है वो किया गया है। तो हर सप्ताह 5 पेपर अपलोड होते हैं, तो 16 या 17 पेपर लगभग अपलोड हो चुके हैं। टोटल 30 पेपर आपको दिलाने हैं, ठीक है। तो अभी और हर हफ्ते पेपर जो है इसमें अपलोड हो जाएंगे, तो जिनको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर के जरूर विजिट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता, देखिए अभी देखिए समझिए, इस चीज को समझिए आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है आपका इसरो, ठीक, इसने क्या किया है, जो ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया है इसके साथ मिलकर के देश भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने की जो है घोषणा जो है वो कर दी। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या चीज है, तो ये क्या होगा, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा ऐसी चीज होगी कि आपका अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट जो है स्थित होगा और उसके थ्रू ट्रांसमिट करके आपको जो है इंटरनेट सेवा जो है वो प्रदान की जाएगी। इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार का आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज करना पड़ेगा। ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऐसे सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन सैटेलाइटों का जो रेडियो तरंग होंगे ना, उनका क्या किया जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, डेटा भेजने के लिए और वापस प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के संचार नेटवर्क का क्या किया जाता रहा है, हमेशा उपयोग किया जाता रहा है। उसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके उसी मेथड से इंटरनेट सेवा आपको प्रदान की जाएगी। देखते हैं आगे इसमें, जैसे आपको टीवी के लिए डिश कनेक्शन की आवश्यकता होती है, वैसे आपको इंटरनेट के लिए भी एक सैटेलाइट डिश स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको इंटरनेट सेवा जो है वो मिल सके। इसमें क्या है, 2 तरफा संचार उपग्रहों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है और दूसरा सैटेलाइट डिश, वो जाकर के इनके सिग्नलों को, रेडियो सिग्नलों को कैप्चर करता है और आपके घर में जो है इंटरनेट जो है वो क्या करेगा, वो संचार करेगा। आप अपने मोबाइल आदि में या लैपटॉप आदि में उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है कि ये जो भूमि आधारित जो इंटरनेट सेवा आपको मिलती है तार के थ्रू, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो तार वार बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है ना। तो इसको ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट में उपस्थित जितने भी सैटेलाइट होते हैं ना, उनका क्या करती है, ये प्रयोग करती है। इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लाभ देख लेते हैं। देखिए इस चैनल में जो है सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं करा रहा हूं मैं आपको, भाई आपको अल्टीमेटली आप सीजीपीएससी प्री दिलाने के लिए तो प्री नहीं दिला रहे हैं, आपको अल्टीमेटली मेंस तो फेस करना ही करना है। तो उस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तब जाके आपका प्री निकलेगा, नहीं तो प्री निकलना आपका वेस्ट है। मान लीजिए आपने प्री निकाल भी लिया और इस तरह से स्टडी आपकी नहीं है तो आपका आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। रिटर्न की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। तो तैयारी में सीधा मेंस लेवल की आप कीजिए, बाकी सारे एग्जाम जो है ना बड़े आसानी से आप जो है कैप्चर कर लेंगे। व्यापम वगैरह के एग्जाम में जब आप मेंस लेवल का तैयारी करते हैं ना तो बड़े आराम से जो है वो आप निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ आपको कि समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि जितना डिटेल हो सके वो आप समझिए, उस तरह से जो है एनालिसिस बिल्ड करिए। क्योंकि मेंस में आपको ऐसे दिलाना है, 4 ऐसे लिखना है टोटल। तो इस तरह का जब आप डिटेल में आपका स्टडी रहेगा, थिंकिंग पावर रहेगा, तभी ना आप वहां पर लिख पाएंगे। और ऐसा नहीं कि जो आप स्टडी करके गए हैं सीधा सीधा वही क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ देगा। आपको 4 दिशा से अपने आंसर को एक बेहतर आंसर बनाना पड़ेगा, 30 शब्दों के लिए अलग बनाना पड़ेगा, 60 शब्दों के लिए। इसलिए जो है इस तरह से जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ इंटरनेट सेवा प्रदाता सैटेलाइट उतना में नहीं हम रुक रहे, उसके क्या लाभ होंगे, क्या प्रो और कॉन्स क्या क्या है, उन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तब जाकर के आपका एनालिसिस पावर उस लेवल का बिल्ड हो पाएगा कि आप जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दे सके, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लाभ क्या है, देख लेते हैं। देखिए इससे क्या होगा, नियमित इंटरनेट सेवा कई जगह पे जो है वो नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अभी तक जो इंटरनेट सेवा जो दी जा रही है, ठीक है ना।
तो सैटेलाइट इंटरनेट से क्या होगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा पहुंचेगी, जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में टीवी पहुंच गया है एक डिस्कनेक्शन के थ्रू, वैसे ही एक डिस्कनेक्शन के थ्रू जो है इंटरनेट भी मिल पाएगा। अभी क्या है, भूमिगत जो तार बिछाए जाते हैं उस कारण जो सबको इंटरनेट नहीं मिल पाना, लेकिन जब सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी तो घर घर में इंटरनेट जो है वो मिल जाएगा आपको। ठीक, तो जितने भी प्रकार के पहाड़ और दुर्गम जगह होते हैं वहां पर जो है इस तरह का सैटेलाइट जो है तार बिछा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इन जगहों पर ज्यादातर कौन काम करते हैं, सेना के जवान काम करते हैं, तो उनको भी इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा सैटेलाइट इंटरनेट आने में। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आने में क्या होता है, जो केबल होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन सैटेलाइट तो अपनी जगह बने रहेगा। ठीक है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सेवा हमेशा जो है आबाद रूप से क्या करेगी, चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में क्या होगा, डाटा संचरण क्या होगा, उसकी जो दर होगी वो बहुत ज्यादा नियमित होने की वजह से उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये उसके कंपैरिजन में काफी तेज होगा करके। ठीक है, और ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है हाई बैंडविड्थ को भी हैंडल कर सकता है। कहने का मतलब जब एक ही समय में बहुत ज्यादा यूजर एक जगह का नेट अगर यूज कर रहे हो तो भी इसका स्पीड जो होगा ना वो स्लो नहीं होगा। इसको कहते हैं हाई बैंडविड्थ को हैंडल करना। ठीक है, अब इसके समझ चुनौतियां क्या है, आप ये चीज समझते होंगे, जैसे आपका डिश जो है जब ज्यादा पानी गिर जाता है तो वो चलता नहीं, तो कुछ इसी तरह का होगा। मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी सी ये सेवा जो है प्रभावित हो सकती है। पहली बात, इस तरह की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आसमान का साफ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी के मद्देनजर देखें तो केबल से जो इंटरनेट आपको फिलहाल दी जा रही है उसके मुकाबले जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसकी स्पीड थोड़ी सी फिलहाल तो कम रहेगी। ठीक है ना, इसमें जो डेटा जो है वो केबल इंटरनेट से जो है वो अधिक जो है वो यूज हो जाएगा आपका, मतलब केबल इंटरनेट में जो है आप एमबी में यूज करते हैं, इसमें जीबी में यूज करना पड़ेगा आपको, मतलब एक स्पीड के मुकाबले अगर देखें इस चीज को तो, है ना। उसके बाद इससे क्या होगा, सैटेलाइट इंटरनेट से क्या होगा, अंतरिक्ष के मलबे में क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक, ये जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जितनी भी सेवाएं हैं उसके लिए सुसंगत नहीं है, यानी कि इसमें गोपनीयता बने रहने की जो सुविधा है वो थोड़ी सी जो है कम हो जाए। डेटा लीक होने से भी जो है कभी कभी जो वीपीएन इंटरनेट का जो उपयोग जो भी सेवा कर रही है, समझ में, वीपीएन मतलब होता क्या है बेसिकली वो मैं समझा रहा हूँ। वीपीएन क्या होता है, आपका डेटा लीक होने से बचाता है, गोपनीयता बनाए रखता है, लेकिन अभी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है वो वीपीएन सेवाओं से सुसंगत नहीं है, तो डेटा लीक होने के चांसेस भी है आपके। ठीक, अगला देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक जो मौद्रिक नीति बनाई, मौद्रिक नीति की समीक्षा की, उसमें रेपो रेट को 0.5% बढ़ा दिया है, जिससे देश का रेपो रेट जो है 5.9% जो है वो हो गया है। ठीक है ना, तो ये मौजूदा जो प्रतिकूल वैश्विक वातावरण बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो मुद्रास्फीति का स्तर जो बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया था उसको कंट्रोल करने के लिए ये दर जो है वो निश्चित की गई। ठीक है, ऐसे देखें तो 3 साल में रेपो रेट का सबसे उच्चतम स्तर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने मौद्रिक समीक्षा की है, और मौद्रिक समीक्षा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड महामारी है या रूस यूक्रेन युद्ध है, उसके बाद क्या हुआ है कि देश का जो केंद्रीय बैंक है ना उसमें नीतिगत दर में आक्रामक वृद्धि हुई, जिससे क्या है नई चुनौतियां सामने आई हैं। इन नई चुनौतियों के सामने आने से क्या हो रहा है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, तो इस महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जो है रेपो रेट में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। ठीक है ना, तो केंद्रीय बैंक ने मतलब रिजर्व बैंक ने जो है 2022-23 के लिए जो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जो लगाया था उसको घटा करके 7% भी जो है वो कर दिया है। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो रेपो रेट क्या चीज है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जो आपका आरबीआई है ना, और आपके कोई भी मान लो कमर्शियल बैंक ले लो, ठीक है, और आप एज ए पर्सन हो समझ लो। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है ना तो ये आरबीआई से ग्रांट करता है लोन। तो इस लोन के एवज में आरबीआई जो इनसे वसूल करता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करता है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब रेपो रेट में वृद्धि होगी, ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक को ही लोन महंगा मिल रहा है तो आपके लिए भी लोन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। यानी कमर्शियल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को ज्यादा दे रहा है तो आपसे भी वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, वसूल करेगा।
इससे क्या होगा, जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करेगा तो आपके लोन लेने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लोन लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी यानी आपके हाथ में जो पैसा है वो कम होगा। पैसा कम होगा तो आप खर्च कम करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर खर्च कम करेंगे, ध्यान से समझते रहिए, खर्च कम करेंगे तो यानी कि मार्केट में जो चीजें होंगी, जो मटेरियल होंगे, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। डिमांड गिर जाएगा, डिमांड गिर जाएगा तो उसकी जो कीमतें हैं वो भी क्या हो जाएगी, गिर जाएंगी। और इस तरह से महंगाई क्या होगी, एक रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। रिजर्व बैंक के ग्राहकों के बारे में हम देखें तो रिजर्व बैंक के ग्राहक, जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शियल बैंक होती है, केंद्र सरकार होती है और समस्त राज्यों की राज्य सरकार होती है। तो रिजर्व बैंक से आप लोन नहीं ले सकते। कोई भी कमर्शियल बैंक या कोई भी बैंक देश का केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो है वो लोन ले सकती है, ठीक है ना। तो इसके तहत जो है जितने भी ग्राहक हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए, ठीक। तो रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर प्रकार का लोन जो है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं मौद्रिक नीति समिति। देखिए, मौद्रिक नीति समिति का जो गठन है 2016 में किया गया था और इसका गठन का जो उद्देश्य था, ब्याज दर निर्धारण को और अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए इसका गठन जो है वो 2016 में किया गया। तो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब होता है, अभी शक्तिकांत दास जी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, इनके बाद भी कोई गवर्नर होगा, कोई भी व्यक्ति बनेगा तो वो भी इस समिति का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम में जो है वो थोड़ा सा संशोधन करके भारत की जो मौद्रिक नीति निर्माण के लिए इस समिति का जो है वो गठन किया। मौद्रिक नीति समिति का जो है वो गठन किया। इसका मेन काम क्या है, मुद्रा के प्रवाह को क्या करना, नियंत्रित करने की कोशिश करना, केंद्रीय बैंकों के मद्देनजर अगर हम देखें, ठीक है ना। तो इसमें जो है टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य जो है रिजर्व बैंक के होंगे। तो एक तो गवर्नर होगा जो अध्यक्ष होंगे, फिर उसके बाद एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी को शामिल किया जाता है, और बाकी जो 3 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार में भी जो है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा जो है इनका चयन किया जाता है और इनका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का होता है और ये पुनर्नियुक्ति के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात ये कि 1 वर्ष में इनकी 4 बैठकें होना अनिवार्य है, जिसके लिए कोरम क्या है, 6 में से 4 सदस्यों का होना क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यह समिति वैसे तो बहुमत के आधार पर ही निर्णय लेती, लेकिन अगर मत बराबर हो जाए तो बैंक का जो गवर्नर होता है, यानी कि जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, वो निर्णायक मत देता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस। देखिए, केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, ठीक है, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल चौहान जी, उनको नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या किया है, नियुक्त किया है। तो विपिन रावत के बाद जो दूसरे सीडीएस हैं देश के, ठीक है, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर सेना प्रमुख या रिटायर्ड अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाया गया है। तो इस कार्य के लिए इस तरह से रिटायर्ड व्यक्ति को नियुक्ति देने के पर्पज से जो है सीडीएस के नियुक्ति के संबंध में जो नियम थे उसमें कुछ संशोधन जो है वो किया गया, ठीक है ना। तो इस संशोधन के बाद अब क्या है, कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का या जनरल के रैंक का या इनके बराबर के रैंक का कोई भी रिटायर्ड अफसर या सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल को सीडीएस जो है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, मगर इसमें शर्त यह है कि जिस समय सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी उस समय उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अंतिम अवधि का इसके रिटायरमेंट का उल्लेख उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा उल्लिखित अवधि के लिए जो है वो पद पे बना रह सकता है, ठीक, या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वो सेवानिवृत्त किया जा सकता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है क्या चीज। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है ना, उसकी गठन की आवश्यकता 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ ना, उसके बाद से ही जो है वो महसूस किया जा रहा था। तो जो कारगिल समीक्षा समिति है उसने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की जो है वो सिफारिश की, पहली बार। उसके बाद कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट का जो अध्ययन करने वाला जो मंत्रियों का समूह था उसने भी इस बात का समर्थन किया कि भैया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। उसके 2012 में रक्षा क्षेत्र के सुधारों पर एक समिति बनी थी जिसका नाम था नरेश चंद्र समिति। उन्होंने भी सीडीएस के पद का सृजन करने की क्या की थी, सिफारिश की थी, ठीक है ना।
तो इस पद का जो गठन है वो तीनों सेना, चाहे थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए किया गया। ठीक है ना। तो जो सीडीएस होता है ना, देश के सशस्त्र बल यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च रैंक का अधिकारी होता है। इस 4 स्टार वाला जनरल या अधिकारी इसको आप कह सकते हो। ठीक है ना। बस ये है कि सीडीएस जो सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता, पहली बार। और दूसरी बार 5 साल तक बिना अनुमति के कोई निजी रोजगार की भी अनुमति उसको नहीं होती। ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्य क्या है? पहले ही मैं बताया आपको, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। पहला, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आपका रक्षा अधिग्रहण परिषद, ठीक है, और रक्षा नियोजन समिति का भी वो सदस्य होता है, तथा परमाणु कमान प्राधिकरण का सैन्य सलाहकार वो होता है। ठीक है। उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय के तहत जो नवगठित जो आपका सैन्य मामलों का जो विभाग होता है, उसके सचिव के तौर पर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो कार्य करता है। अगला देख लेते हैं भारतीय रुपए का जो अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष जो मूल्य ह्रास हुआ है वो कैसे हुआ है। देखिए, अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व, उसने क्या है अपनी ब्याज दर जो है 75 बेसिस पॉइंट की जो है उसने वृद्धि कर दी। इससे क्या हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपए जो है अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। तो 23 सितंबर की स्थिति में देखें तो $1 का जो मूल्य था वो 81 रुपए के आसपास हो गया था। अभी और थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है। तो अमेरिका में क्या है, अब इसको लॉजिक को समझिए। अमेरिका में 40 वर्षों की सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर की महंगाई। इसके कारण क्या हुआ है, इसको कम करने के लिए जो अमेरिकी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो लगातार अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक। तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के कारण क्या है, दुनिया भर में जो मुद्राएं हैं उस पर डॉलर के मुकाबले जो है वो प्रभाव पड़ा है। और प्रभाव क्या पड़ा है, दुनिया भर की जो मुद्राएं डॉलर के मुकाबले क्या हो गई है, कमजोर हो गई। ठीक है। तो 2022 में अब तक डॉलर के मुकाबले रुपए का जो है 8% से ज्यादा जो है वो मूल्य ह्रास हो चुका है। पहली बात, डॉलर की तुलना में यूरो 20 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर जो है वो पहुंच गया है। ठीक है। तो इससे क्या है, दुनिया भर के निवेशक जो है अपने पैसे निकाल रहे हैं और अमेरिकी बैंक में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब देखिए रुपए के कमजोर होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझिए। रुपए के कमजोर होने से भारत को जो है कच्चा तेल खरीदने के लिए और अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, महंगाई में वृद्धि होगी, पहली बात। दूसरा बात, डॉलर के का जो है मूल्य बढ़ने से क्या होगा, विदेशों से कच्चा माल आयात कर भारत में उत्पादन करने वालों को क्या होगा, नुकसान होगा। यानी कि क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से क्या होगा, जो विदेशी निवेशक है वो भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक। उससे क्या होगा, कर्ज जो है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और चालू खाता घाटा भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अब ये तो था नकारात्मक पक्ष, थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष देखिए। ये पीएससी यही है, आपको लॉजिक पहले समझ में आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए, तब जाकर के आप कोई लेख लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं या अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं, रुपए की कीमत गिरेगी ना जब, ध्यान से समझिएगा, तो भारत से जो है निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो क्या मिलेगा इससे, एक्सपोर्ट को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा रुपए की कीमत गिरने से। तो जब एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा, देखो एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा तो डिमांड हाई होगी चीजों की डिमांड हाई होगी, यानी उनको बनाने की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को क्या मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर में क्या होगी, वृद्धि होगी। और निर्यात होने से एक चीज और होती है, क्या, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या है, बाजार में डॉलर की आपूर्ति को बढ़ा करके रुपए के मूल्य ह्रास को रोका जा सकता है। समझ रहे इसका मतलब क्या, मतलब डॉलर की आपूर्ति बढ़ा के रुपए के मूल्य ह्रास को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। विश्व की सभी मुद्राएं जो डॉलर के मुकाबले अभी कमजोर हुई है। देखिए स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण के बारे में देख लें 2022 में, तो भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने नई दिल्ली में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। इसके तहत जो बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो तेलंगाना टॉप पर है, सेकंड पोजीशन में हरियाणा और तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में देखा जाए दोनों को मिलाकर के छोटे राज्यों को, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह पहले स्थान पर, दादर नागर हवेली दमन दीव दूसरे स्थान पर, ये सब एक हो गए हैं ना, अलग अलग नहीं।
उसके बाद सिक्किम को जो है वो तीसरा स्थान जो है वो मिला हुआ है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या था? गुणवत्ता को क्या करना, गुणवत्ता के मानकों के आधार पर राज्यों और जिलों को उनके प्रदर्शन के लिए रैंकिंग प्रदान की गई, ताकि स्वच्छता की ओर भारत जो है एक कदम और आगे बढ़ जाए। ठीक है ना। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसको कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य 6। इसके तहत जो है भारत में स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया। ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में लागू किया गया था, उस मिशन के तहत 2015 के संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित SDG 6 में के अनुसार 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। ठीक है ना। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें शुद्ध जल और सभी के लिए स्वच्छता जो है वो संबंधित थी। तो भारत एक ऐसा देश बना, इसको ये लक्ष्य जो दिया गया था SDG 6, ये 2030 तक के लिए था, लेकिन भारत एक ऐसा देश बना जिसने तय समय से पूर्व यानी 2030 से पहले ही 11 वर्ष पहले ही अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है जी। अगला देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। देखिए SBI की जो प्रमुख है अरुंधति भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा है कि जितने सार्वजनिक बैंक है ना, उनकी संख्या को कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ठीक है। और इनको मजबूत होने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने छोटे बैंक हैं उनका निजीकरण कर दिया जाए पहली बार, या किसी दूसरे बैंक में क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सार्वजनिक बैंक या कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं। ऐसा बैंक जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे ज्यादा होती है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी वित्तीय दिशा निर्देश कौन तैयार करती है? भारत सरकार जो है वो तैयार करती है। तो ये 1 से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो है करंट अफेयर्स हो गया है, और जो है दूसरा जो है आपका 10 अक्टूबर से लेकर आगे करंट अफेयर्स लेके हम जल्दी आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।